हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास ट्वेल्थ में अभी तक एक दो चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर कर चुके हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर क्लास ट्वेल्थ में स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर से मतलब केमिस्ट्री से थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या बोलूंगा मैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग बोल सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं, राइबोज के, ग्लूकोज के, है ना, फ्रुक्टोज के। तो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स। कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। के बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चार चीज़ों पे ये हमारा चैप्टर होने वाला है। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को ध्यान से देखो। ये चैप्टर क्या करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहला बात कि लोगों के माइंड में इन जनरल ये क्वेश्चन आता होगा, सर व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? तो बायोमोलिक्यूल्स कुछ होता नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपके जो लिविंग सिस्टम है ना, आपके जो लिविंग सिस्टम है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, ये उनमें डील करता है। तो बायोमोलिक्यूल्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग द लिविंग सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री विच डील्स इन द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द लिविंग सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैं मेरे अंदर प्रोटीन्स होते हैं, होंगे, है ना, विटामिन लेते हैं। विटामिन जरूरी है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, बताऊंगा विटामिन। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर क्या होते हैं, इसी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आती है। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या बोलोगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, विच डील्स विथ molecules involved in the living system, molecules involved in the living system of an organism, in the living system of an organism, of an organism, in the living system of an organism। कहने का मतलब है कि जो भी ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, जो लिविंग सिस्टम में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी मेरा एक टाइप का क्या है, एक टाइप का बायोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद प्रोटीन्स हो गए, तो प्रोटीन्स भी हमारे क्या है, एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स तो एक टाइप के अमीनो एसिड्स ही है ना। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, है ना। उसके बाद विटामिन हो गए। ये सारी चीजें क्या होगी, हमारे एक टाइप का बायोमोलिक्यूल्स हो गया, है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स डील्स विद एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच विच इन्वॉल्व इन द, है ना, लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी चीजें होती है ना, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया? यहाँ तक ये चीज याद रखनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स के पास। कार्बोहाइड्रेट्स हम थोड़ा सा लेक्चर हमारा जो है अगले 3-4 लेक्चर जो है कार्बो, दो दो या 3 लेक्चर हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे ही चलेगा। इसलिए आराम से सुनना है इनको, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलो पहले तो हम लिखते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली बायोमोलिक्यूल से जो लिविंग सिस्टम के अंदर पाया जाता है।
बट कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल का मतलब है अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपका क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर, दीज आर, डेफिनेशन क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। और विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव दिस कंपाउंड्स, और विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव दिस सब्सटेंसेस, और द सब्सटेंसेस which on hydrolysis give those। भाई अब इसका मैंने एक एक बाइफरकेट करते हैं एक एक चीज को, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले चीज वाटर कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। अब इसका मतलब पहला जो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, सर पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। सर आपने पॉलीहाइड्रोक्सी तो लिख दिया, बट मेरे को सर एक बात बताओ, व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी होता क्या है। तो क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या बोलना है, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है दोस्तों, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। यदि OH ग्रुप मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो तो दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना, एक से ज्यादा बार, ठीक है। तो दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाता है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली मतलब क्या है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, तो सबसे पहली चीज पॉलीहाइड्रोक्सी समझ में आ गई आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो मान लो मैंने ऐसा बनाया, OH H CHO एंड CH2OH। अब देखो यार, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, समझ में आया, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। उसके बाद पहला, ठीक है, दूसरा क्या है, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है। व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, किसी को याद होगा क्लास 11 में पढ़ा था आपने, जो कंपाउंड कायरल हो और जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, कायरल एंड हैज नो सिमेट्री, द कंपाउंड विच आर कायरल, कायरल एंड नो सिमेट्री। जो कंपाउंड कायरल होगा और जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बोलेंगे। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, तो क्या बोलोगे, द कंपाउंड विच आर कायरल एंड विच डजंट हैव एनी सिमेट्री इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। कायरल का मतलब होता है किसी भी कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम अटैच होने चाहिए। इस कार्बन को चेक करो, 4 डिफरेंट एटम है, 1 2 3 4 अलग है। इस पे भी चेक करो कार्बन पे, तो अलग है। तो यानी कायरल तो है और सिमेट्री भी नहीं है, बिकॉज कट करोगे तो मिरर इमेज नहीं बन रहा। तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो भाई पॉलीहाइड्रोक्सी भी मिल गया, ऑप्टिकली एक्टिव भी मिल गया। अगला क्या कहता है, कार्बोनाइल। अगला कहता है कार्बोनाइल होना चाहिए। कोई बोलता है कि सर यहाँ पे आपने 2H2, आप चाहो तो एक सिंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकता है। ये भी अपना क्या है, कंपाउंड क्या है अपना, ये भी अपना कंपाउंड क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से। क्यों, क्योंकि भाई ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो 2H ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी कार्बन है। देखो इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को चेक करो फटाफट, इस कार्बन को, क्या ये कार्बन आपको कायरल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिकॉज 4 डिफरेंट है, CHO HOH CH2H, 4 डिफरेंट है, कायरल कार्बन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, ऑप्टिक कायरल कार्बन है और कोई भी सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है ना भाई, सिमेट्री मतलब कट करोगे तो
मिरर इमेज आना चाहिए, सिमेट्री नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो मतलब कायरल है एंड नो सिमेट्री है, इसका मतलब क्या, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यानी कि मैंने पोली हाइड्रोक्सी देख लिया, ऑप्टिकली एक्टिव देख लिया। अगला पार्ट क्या देखना है मेरे को, कार्बोनाइल होने के लिए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए, वो कार्बोनाइल होना चाहिए। कार्बोनाइल का मतलब क्या है, उसके पास या तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए प्रेजेंट। तो बताओ क्या इसके पास अल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है? बिल्कुल है सर, इसके पास अल्डिहाइड प्रेजेंट दिख रहा है मेरे को। कैसे दिख रहा है? ये ग्रुप क्या है अपना, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा वो, समझ में आया? तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना इंपॉर्टेंट है, एंड कार्बोनाइल ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है ना। मान लो मैं आपको लिख के देता हूँ ये वाला, कि भाई ये OH है, ये H है, ये CHO है, और सपोज करो ये CHO है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज कायरल ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी नहीं है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है हमारे पास, सारे बॉक्स टिक होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी भी होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, और कार्बोनाइल कंपाउंड भी प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको बस सोचना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं सर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए, यहाँ हमने क्या पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखिए, क्या देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कंपाउंड देते हो, उनको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हम कहेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए तीन बॉक्स टिक होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, ताकि आपको डेफिनेशन के साथ ही एग्जाम्पल भी बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो पहले लिखा देता हूँ मैं आपको, जनरल फॉर्मूला। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों अपना CxH2O, Y। ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला, CxH2O, Y। अब इसका मतलब क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिया ग्लूकोज C6H12O6, तो क्या आपको इस फॉर्म में लिख सकते हो? इसको बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? CH2O, अब देखो मैंने क्या बोला, कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है। C6H12O6 को कैसे आप लिखोगे, सोचो। मेरे कहने का मतलब है एक्स और वाई की जगह पे आप क्या रख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, यदि ये मेरे पास, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ C6, ये समझ में आया? तो क्या ये पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। C6H12O6 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज को आप इस तरीके, देखो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6, और वाई की वैल्यू भी 6 होगी। जब भी किसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी किसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इसको चेक करें, इसको चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो, C1 2 3 H1 2 3 4 5 6, H6, और O कितने हो गए, 3। भाई ऐसे लिख सकता है इसको? भाई इसको ऐसे लिख सकता है, बता, इसको ऐसे लिख सकता है? 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन लिखो ना, है ना, 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। तो भाई इसको इस फॉर्म में लिखो, यानी क्या लिखेगा ये, CH2O, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 3। दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। जनरल फॉर्मूला आपका कार्बोहाइड्रेट्स का ही आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको कार्बोहाइड्रेट समझ में आया हो कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं, ग्लूकोज को की फॉर्म को हम कैसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो
बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि आपको जनरल टर्म्स में डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक एक हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। इसमें आप देखने वाले हो बहुत सारी चीजों को, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, अपने पास ये फिश के कांटे जो होते हैं ना, वैसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये हमारा क्या था, एक तरह का, ये हमारा एक तरह का फिशर प्रोजेक्शन था। कौन सा वाला दोस्तों, ये वाला। ये क्या है, अपना फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। तो ये फिशर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें एक चीज याद रखो, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ एक डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, तो डी राइबोज का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लो तो डी राइबोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ऊपर जो है अपना CHO आ रहा है, ये क्या है, अपना CH2OH है। दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बन के आता है, ठीक है, कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर बन के आता है। दिस इज नथिंग बट डी राइबोज। दिस इज क्या है, ये डी राइबोज है। थोड़ा मैं और तरीके से बनाता हूँ आपके लिए। देखो, यहाँ पे हमने क्या बनाया, CHO, ये क्या है अपना CH2OH है। इसके साथ क्या है अपना HOH, HOH, HOH। इसको कहते हैं डी राइबोज। क्या कहते हैं, डी राइबोज। दिस इज डी राइबोज, डी। अब डी क्यों होता है, एल क्यों होता है, ये पढ़ोगे आगे, बट यदि सेकेंड लास्ट जो कार्बन होता है ना, मतलब ये वाले कार्बन पे, उस पे क्या OH यदि राइट साइड, तो उसको डी कहते हैं, यदि लेफ्ट हो तो एल कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। तो मतलब इसको क्या कह रहे हैं हमारे पास, समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप कंपाउंड के अंदर क्या चेक करोगे, कितने आपके क्या है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से आप डील करोगे। तो दिस इज नथिंग बट डी राइबोस। ये क्या कहलाता है दोस्तों, डी राइबोस कहलाता है। इसको डी राइबोस बोलते हैं। हाँ, इसका नाम है डी राइबोस। कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर है। अब यदि मैंने डी राइबोस बना लिया, और मेरे को बनाना है, इसी से बनाना है डी डीऑक्सी राइबोस, डी डीऑक्सी राइबोस। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक कैसे, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा भाई। ये स्ट्रक्चर तो दो तीन याद करने पड़ेंगे ना, उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में कोई वो नहीं है। तो यदि मैं मुझे बनाना हो डी डीऑक्सी राइबोस, तो आप कई बार ना, अब राइबोस के स्ट्रक्चर आपको काम आएंगे न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ोगे तो, है ना। तो वहां पर भी आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ आपको, वहां पर भी याद जाएंगे। अब देखो, सेम चीज होगी डी डीऑक्सी में, बस वहां पे क्या करना है, इस OH की जगह पे भी एक H आ जाएगा। मतलब यहाँ भी आपका सेम बनाओगे, यानी COH होगा, अगेन CH2OH होगा। बस यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों साइड पे हाइड्रोजन डाल देना है। इस साइड पे OHH, इस साइड पे OH। दिस इज डी डीऑक्सी राइबोस। ये कहलाता है डी डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो इसको डी डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कैसे आप डी डीऑक्सी राइबोस बनाते हो। क्या सबको समझ में आ गया, चलो, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, क्या हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसको समझते हैं। जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। क्या कहलाती है, मोनोसैकेराइड्स। MONOSACCHARIDES।
CHARIDES, मैं भी स्पेलिंग में कंफ्यूज करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मोनोसेकेराइड्स क्या कहलाता है ये? मोनोसेकेराइड्स। स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, बोले सर क्या कर रहे हो, स्पेलिंग गलत, ले सावधानी बरतनी पड़ती है। देखो, मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स की डेफिनेशन क्या बोलेगा? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be hydrolyzed further, which cannot be hydrolyzed further, which cannot be hydrolyzed further, which cannot be hydrolyzed further. Those carbohydrates which cannot be hydrolyzed further are called monosaccharides. Are called monosaccharides. तो आपको मोनोसेकेराइड समझ में आया कि उसको फर्दर में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है ना, सिंपलर यूनिट में नहीं तोड़ सकता। ठीक है, सिंपल यूनिट में नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोलाइज करने पे ना वो सिंपल यूनिट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एक्सेट्रा देता है। ठीक है, बट उसको मैं फर्दर नहीं डिवाइड कर सकता, उसको मैं क्या कहूंगा, मोनोसेकेराइड्स कहूंगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। एग्जांपल क्या बोलेगा इसका? ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड राइबोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड राइबोज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो सॉरी मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड राइबोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड राइबोज आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड राइबोज आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। समझ में आया दोस्तों? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या देखा, मोनोसेकेराइड्स के बारे में जाना कि यार मोनोसेकेराइड्स होते क्या है, मोनोसेकेराइड्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे ही आप मोनोसेकेराइड्स जान लोगे ना, तो सिमिलरली आपका डाइसेकेराइड्स भी समझ में आ गया। उसको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोसेकेराइड्स। तो अगला अपना एग्जांपल है ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों? ओलिगोसेकेराइड, SACCHARIDES। आई होप स्पेलिंग सही हो, चेक कर लेता हूँ मैं। SACCHARID सही, ओलिगोसेकेराइड्स। स्मार्ट हूँ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर क्या होता है कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। दो से लेके 10 तक यदि मोनोसेकेराइड्स देंगे ना, उसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड्स। तो क्या बोलेगा का डेफिनेशन, क्या बोलेगा? दोज कार्बोहाइड्रेट्स, दोज दोज कार्बोहाइड्रेट्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 monosaccharides unit are called oligosaccharides। Are called oligosaccharides। Those carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharides unit are called oligosaccharides। जो हाइड्रोलाइज करने के बाद 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड्स यूनिट देते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? वो हमारे कहलाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। अब ओलिगोसेकेराइड्स जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ,
मान लो कि मेरे पास सुक्रोज और लैक्टोज है, तो सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, एग्जाम्पल में समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, सुक्रोज सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, पानी डालते हो, क्या करते हो? हाइड्रोलाइसिस। क्या करते हो दोस्तों? हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या देता है वो? ग्लूकोज देता है प्लस फ्रुक्टोज देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या देता है? ग्लूकोज देता है और फ्रुक्टोज देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, है ना? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो क्या कहलाता है ये? है ना? सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस पे तो 2 यूनिट दे रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के, तो डाइसेक्राइड्स हो जाएगा ये। ट्राई, है ना? इसी तरह से तो इसका नाम है ओलिगोसेक्राइड्स, जो 2 से लेके 10 तक देते हैं। है ना? 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 9 दे, 10 दे, ना कुछ भी दे सकते हैं। दैट आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। आपको ओलिगोसेक्राइड समझ में आ गया क्या होता है? तो दिस इज नथिंग बट ओलिगोसेक्राइड्स, दिस इज मोनोसेक्राइड्स, दिस इज ओलिगोसेक्राइड्स। है ना? तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड्स एंड व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। कोई डाउट है दोस्तों? ठीक है। इसी में हमारा थर्ड टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। क्या कहलाता है? पॉलीसेकेराइड्स। उसको भी समझते हैं दोस्तों। थर्ड टर्म इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स के अंदर क्या होता है कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच एन hydrolysis give a large number of monosaccharides unit are called polysaccharides. Those carbohydrates which on hydrolysis give those carbohydrates those carbohydrates which on hydrolysis give a large unit of monosaccharides a large unit of monosaccharides are called polysaccharides. Are called polysaccharides. ठीक है? जो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट देते हैं ना मोनोसेक्राइड्स। ठीक है? तो क्या होता है? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ लार्ज यूनिट ऑफ, बहुत ज्यादा लार्ज यूनिट ऑफ, अ लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च। फॉर एग्जांपल स्टार्च ले लो आप, स्टार्च ले लो, सेलुलोज ले लो, और ग्लाइकोजिन भी ले सकते हो, ग्लाइकोजिन। ये सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीसेक्राइड्स कहलाएंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या है दोस्तों? पॉलीसेक्राइड्स। क्या आप लोगों को पॉलीसेक्राइड समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा क्या था? पॉलीसेक्राइड्स यूनिट था। अच्छा, पॉलीसेक्राइड्स ना स्वीट टेस्ट नहीं होता, बाकी दोनों की ना स्वीट टेस्टिंग होती है। ठीक है? मोनोसेक्राइड्स की, इसकी मोनोसेक्राइड्स की। तो आप याद रखना, हमने क्लासिफिकेशन 3 टाइप में करा। पहला टाइप था हमारा मोनोसेक्राइड्स, जिसमें मैंने क्या करा, एक ही मोनो में क्या होता है, केवल एक ही यूनिट में आपका हाइड्रोलाइज हो सकता है। जैसे फर्दर हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता, मतलब एक एक बार हो गया। सबसे सिंपल यूनिट होता है, सिंपलर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेक्राइड्स। तो जैसे कि क्या था एग्जांपल इसका? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज आर नथिंग बट मोनोसेक्राइड्स, जो कि सिंपलर यूनिट है, उससे सिंपल कुछ है ही नहीं। अगेन, ओलिगोसेक्राइड्स, ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जब उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स देगा, उसको हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। अगेन, पॉलीसेक्राइड्स, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स देता है, उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे, सॉरी पोली। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये तीनों हमारे एग्जांपल किसके हैं?
समझ में आया? ओलिगोसेकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज एंड सॉरी पॉली ग्लाइकोजन। तो आपको ये याद रखना है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ये देखा कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। तो हम ये देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, कि ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है जिसमें क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे जो लिविंग सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, उससे डील करते हैं। तो लिविंग सिस्टम में कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना, प्रोटीन्स हो गया, है इसको अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, डीएनए एंड आरएनए, जानते ही होगे थोड़े बहुत, है ना, डिटेल में बात करेंगे। विटामिन हो गए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में, बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ऐसा बायोमोलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी कि कायरल भी हो और उसमें सिमेट्री भी ना हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, यानी कि एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, और कार्बोनाइल कंपाउंड हो, यानी कि उसमें आइदर अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। पहला कंडीशन है पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है कार्बोनाइल कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? ऑप्टिकली एक्टिव हमें बनाना पड़ा, और हमें कार्बोनाइल कंपाउंड जानना पड़ा। ठीक है, ये तीन चीजें जब सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स। तीन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, दूसरा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, तीसरा क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड। एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला एग्जांपल, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? बिल्कुल है, एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल है, क्योंकि कायरल है, चार डिफरेंट कार्बन के बॉन्ड है, और इसके पास सिमेट्री भी नहीं है। क्या ये कार्बोनाइल कंपाउंड दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर, PHO प्रेजेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो तीनों बॉक्सेस टिक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसका एक राइबोस दिया था फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, वो राइबोस कहते हैं, और राइबोस में पहला वाला OH की जगह पे यदि H आ गया तो उसको हम डी डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। ऐसे ही याद करवा दिया मैंने, बाद में काम आएगा अपने, है ना। आगे कार्बोहाइड्रेट्स को मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा? तो मोनोसेकेराइड्स यूनिट में, यानी कि उसको मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, सिंपल यूनिट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोस। आगे ओलिगोसेकेराइड्स में 2 से लेके 10 यूनिट तक तोड़ सकता हूँ हाइड्रोलाइसिस करने पे, उसको ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करेगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, अगला क्या है? पॉलीसेकेराइड्स, मोर देन 10 यूनिट, है ना, लार्ज नंबर यूनिट देगा हाइड्रोलाइसिस पे, उसको कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लूकोज। डन। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बहुत तरीके से चीजें को समझा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का, क्यों होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बारे में बात करने की बात है ना, देन विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए